आप सभी को नमस्कार। मैं दिलेश्वर कुमार, फैकल्टी ऑफ दिल्ली IAS एकेडमी। आप सबके सामने एक सब्जेक्ट है हॉस्टल वार्डन का बाल मनोविज्ञान प्लस शारीरिक शिक्षा प्लस योग शास्त्र का MCQ सीरीज लाए हैं आप लोग के सामने, जो आपके सामने है। तो हम लोग इस सीरीज में पहला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, जिसमें लिखा है यहाँ पर देखिएगा, किसे शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, थॉर्नडाइक जी हैं, स्किनर है, स्टैनली हॉल है, उपरोक्त सभी है। तो इसका आंसर आएगा, क्या आएगा आंसर? इसका आंसर आएगा थॉर्नडाइक आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? थॉर्नडाइक आएगा। थॉर्नडाइक को यहाँ पर क्या बोला जाता है? प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने शिक्षा के प्रकार की बात किया गया है, शिक्षा के प्रकार बताए हैं, जिसमें 3 टाइप के शिक्षा बताए गए हैं, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को बताने वाला हूं। ये जो है ये चीज देखिएगा, आप लोग पढ़िए, इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं, इस MCQ का डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं तो देख रहे हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना गया है। इन्होंने शिक्षा के 3 प्रकार बताए हैं। कौन सी शिक्षा है? पहली शिक्षा औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, निरौपचारिक शिक्षा। तो क्या होती है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या निरौपचारिक शिक्षा, उसको जानते हैं। चलिए औपचारिक शिक्षा देखते हैं, शॉर्ट में बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वह शिक्षा जो हमको कहां से मिले, स्कूल से मिले या कॉलेज से मिले, ऐसी शिक्षा को क्या बोला जाता है? औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। इस औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं तो इसमें बात करते हैं इसको औपचारिक शिक्षा ही क्यों कहा जाता है। तो इसमें हम 4 चीज लेकर के देखते हैं। तो पहला हम बात करेंगे समय, दूसरा हम बात करेंगे, यहां पर बात करेंगे परिस्थिति, तीसरा हम बात कर लेंगे यहां पर टाइम का बात तो कर लिया है, समय हो गया, परिस्थिति हो गया, स्थान ले लेते हैं। चलिए तीनों को लेकर के हम बात करते हैं यहां पर। तो हम लोगों ने देखा कि यहां पर औपचारिक शिक्षा देख रहे हैं। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होता है, तो आप लोगों ने देखा यह शिक्षा स्कूल से मिले या कॉलेज से मिले, ऐसी शिक्षा को क्या बोला जाता है? औपचारिक शिक्षा। जिसमें क्या होता है? समय निर्धारित होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि 1 to 12 तक स्कूल में थे तो एक समय निर्धारित था, परिस्थिति निर्धारित थी और स्थान भी निर्धारित था। तो ऐसी शिक्षा को बोला जाता है औपचारिक शिक्षा। और वहीं पर अनौपचारिक शिक्षा की बात करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो वह शिक्षा जो हमको समाज से मिलता है या समाज के अलावा हमको परिवार से मिलता है, ऐसी शिक्षा को बोला जाता है अनौपचारिक शिक्षा। वहीं पर हम नेक्स्ट बात करते हैं निरौपचारिक शिक्षा होती क्या है। तो ऐसी शिक्षा जो हमको टीवी से मिले, रेडियो से मिले, या मैं बोल सकता हूं ऑनलाइन आप लोग स्टडी करते हैं ना, तो ऐसी शिक्षा को क्या बोला जाता है? निरौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन क्या देखा था? तो पहला क्वेश्चन देखा था किसे प्रथम शैक्षणिक मनोविज्ञान का जनक कहा गया। तो इसका नाम आया था थॉर्नडाइक। क्यों कहा गया? तो इन्होंने शिक्षा को 3 टाइप में बांटा था, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां पर फिर से एक क्वेश्चन आता है हमारे पास। यहां पर एक क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन है? यहां पर शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक विलियम जेम्स द्वारा, एक यहां पर मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है? विलियम जेम्स, जिन्होंने एक पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया। पाठ्य पुस्तक मतलब बुक बनाया गया। उस बुक का नाम क्या था? हमारे पास 4 ऑप्शन है, टॉक टू टीचर्स, टॉक टू चिल्ड्रन, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा, ध्यान दीजिएगा, जो CDP होता है, बाल मनोविज्ञान होता है, इसका जो केंद्रण होता है ये किस पर होता है? ये बालक पर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर टॉक टू चिल्ड्रन नहीं आएगा भैया, इसका आंसर क्या आ जाएगा? टॉक टू टीचर्स। इसमें हम लोग देखेंगे तो यहां पर ध्यान देना है, पाठ्य पुस्तक विलियम जेम्स द्वारा जो रचित बुक था उसका नाम क्या था? टॉक टू टीचर्स था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत आता है? अब एक शब्द आ गया मेरे पास, आत्मनिष्ठ, एक शब्द आया, कौन सा? आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत आता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आत्मनिरीक्षण विधि, दूसरा है गाथा वर्णन विधि, तीसरा है A और B दोनों, और चौथा ऑप्शन आ जाता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा आने वाला है कौन सा? A और B दोनों।
क्यों बता रहे हैं यहाँ पर? इसमें यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर विधि की बात करते हैं, मेथड की बात करते हैं। तो दो प्रकार के मेथड होते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा कितने प्रकार के मेथड होते हैं? दो प्रकार के मेथड होते हैं। तो पहला मेथड तो हमारे पास है कौन सा? आत्मनिष्ठ विधि। एक और विधि होता है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिस्क्रिप्टिव में बताने वाले हैं, ये चीज देखिएगा। तो यही चीज देखिए, यहां पर हम लोग यहां पर बात करेंगे, यहां पर आत्मनिष्ठ विधि। तो यहां पर मनोविज्ञान की बात करते हैं, तो मनोविज्ञान की बात करते हैं तो यहां पर दो प्रकार की विधियां हैं। पहला विधि है आत्मनिष्ठ विधि और दूसरा विधि है वस्तुनिष्ठ विधि। तो आप लोग देख रहे हैं कि आत्मनिष्ठ विधि में कौन कौन से आते हैं? आत्मनिरीक्षण विधि आता है और दूसरा कौन सा आता है? गाथा वर्णन विधि। तो हमारे क्वेश्चन क्या था? आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती है? तो हमारा आंसर क्या आ जाता? आत्मनिरीक्षण विधि और गाथा विधि। वहीं पर यदि क्वेश्चन पूछ ले वस्तुनिष्ठ विधि, तो इन दोनों के छोड़ जो भी और आपके सामने विधियां आएगी, जैसे साक्षात्कार विधि, परीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, विभेदात्मक विधि, जीवन इतिहास विधि इत्यादि, इतने आप लोगों के पास विधियां हैं, तो वो सभी किस में आ जाएंगे? वस्तुनिष्ठ विधि में आ जाएगा। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन है विकासात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो विकासात्मक विधि के प्रतिपादक हमारे कौन है? जॉन मेंडल जी हैं। जॉन, अब यहां पर ही समझते हैं ये विकासात्मक विधि होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो यहां पर बात करते हैं, जॉन मेंडल जी ने विकासात्मक विधि को तीन विधियों से समझाने की कोशिश की। पहला विधि हमारे पास अनुप्रस्थ काट विधि, दूसरा है कालानुक्रमिक है, तीसरा है क्रमवार विधि। इसमें क्या होता है? यहाँ पर अलग अलग एज ग्रुप के अलग अलग एज ग्रुप के, जैसे यहां पर मैं लेकर के चलता हूं एक 5 साल का बच्चा, फिर 10 साल का, फिर 15 का, 20 का, 25 का और 30 का, ऐसे मैंने एज ग्रुप को लेकर के इन पर परीक्षण किया। तो इसको क्या कहलाया? यहाँ पर अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट वह विधि है जिसमें क्या किया जाता है? अलग अलग ग्रुप एच वाले को क्या किया जाता है? एक साथ रखा जाता है। एक साथ रखने का मतलब है इनको एक साथ रखा जाएगा, फिर इनका परीक्षण किया जाएगा। तो ऐसी विधि को बोला जाता है अनुप्रस्थ काट विधि। इसमें बात करते हैं, इसमें समूह में रखा जाता है। इसको किस में रखा जाता है? समूह में रखा जाता है। एक आप लोग नाम सुने होंगे प्याजे सर, एक नाम सुने होंगे आप लोग प्याजे करके, ठीक है। इन्होंने, ये जो प्याजे सर थे, इन्होंने क्या किया? अपने 3 बच्चे थे, इन 3 बच्चों पर इन्होंने क्या किया? कौन से विधि का पालन किया इनके परीक्षण के लिए? कालानुक्रमिक क्रम। यदि आप लोगों से क्वेश्चन आ जाता है प्याजे ने अपने तीनों बच्चों पर कौन से विधि का यहाँ पर परीक्षण किया था, तो इस विधि का नाम क्या था? कालानुक्रमिक क्रम विधि। यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं क्रमवार विधि में बात करते हैं। तो क्रमवार, तो यहां पर यदि हम किसी समूह को ले लेते हैं, तो इसको तो हम लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए रखा था, लंबे समयावधि के लिए रखा था। इसको क्या कर दिया जाता है? या तो 6 माह के लिए एक ग्रुप में रखा जाता है, या तो 1 साल के लिए। मतलब हम बोल सकते हैं कि इसको एक समय सीमा के बाद परीक्षण किया जाता है। इस विधि को क्या बोला जाता है? क्रमवार विधि कहा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है संरचनावाद। संरचनावाद संप्रदाय के प्रतिपादक किसको कहते हैं? तो एक शब्द आया संरचनावाद संप्रदाय। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, बाल मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय बोला जाएगा तो हमारा कौन सा आता है? संरचनावाद संप्रदाय। अब इसके यहां पर बात करते हैं, तो इसके प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक का नाम क्या था? विलियम वुंड जी थे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ये संरचनावाद संप्रदाय क्या होता है थोड़ा सा समझ लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो संरचनावाद के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो हमारे पास पहला पॉइंट आया, इस संप्रदाय का प्रतिपादन 1890 में, कब? 1890 में विलियम वुंड के द्वारा किया गया था। वहीं पर दूसरा पॉइंट बोले था, यह मनोविज्ञान का प्रथम व प्राचीन संप्रदाय है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, यह सबसे पुराना संप्रदाय है। इस संप्रदाय में अंत दर्शन विधि को अपनाया गया है। संरचनावाद संप्रदाय प्रयोगात्मक शैली पर आधारित है। इस संप्रदाय का समर्थक टीचनर, एडलर तथा बैकफोर्ड ने किया था। यहां पर इसकी आलोचना करने वाले एक व्यक्ति का नाम आता है विलियम जेम्स। तो यदि आप लोगों से क्वेश्चन करता है कि संरचनावाद संप्रदाय का आलोचना किस मनोवैज्ञानिक ने किया है, तो विलियम जेम्स ने किया है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, बात करते हैं
मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया था? अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां से एक क्वेश्चन आया हमारे पास। मनोविज्ञान शब्द मतलब साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया था? तो इस पुस्तक का नाम हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो रिपब्लिक हो गया, साइकोलॉजिया हो गया, व्यवहारवाद हो गया, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी हो गया। तो यहां पर इसका आंसर क्या आ जाएगा? साइकोलॉजिया आ जाएगा। साइकोलॉजिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो ऐसा फिर बिगड़ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया है मनोविज्ञान शब्द। एक शब्द आया है मनोविज्ञान शब्द, जिसे इंग्लिश में साइकोलॉजी कहा जाता है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया था? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, रिपब्लिक, साइकोलॉजिया, व्यवहारवाद, आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा? बी, साइकोलॉजिया। चलिए और हमारे पास पुस्तक है नेक्स्ट, हमारे स्लाइड में वो चीज देखते हैं। तो हमारे पास और क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा जब भी आप लोगों को समय मिले। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हमारे पास एक पुस्तक है, एक पुस्तक आया, बुक आया, उसका नाम क्या है? रिपब्लिक। तो इस बुक के रचयिता लेखक का नाम क्या था? प्लेटो। वहीं पर साइकोलॉजिया, तो साइकोलॉजिया के लेखक का नाम क्या है? रुडोल्फ गोल्कियर। वहीं पर व्यवहारवाद, व्यवहारवाद के रचयिता कौन है? वाटसन। और लास्ट हमारा बुक आ गया आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी। तो इसके हैं विलियम मैकडूगल। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, जब एक ही विषय का अध्ययन अधिक से अधिक समय तक किया जाता है तो यह अध्ययन कहलाता है। हमारे पास एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि के लिए, मतलब यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो हमारे पास 4 ऑप्शन आ गया। अनुप्रस्थ काट अध्ययन, दूसरा आ गया जीवन वृत्त अध्ययन, मतलब इसको बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है बायोग्राफी स्टडी। वहीं पर अनुदैर्य अध्ययन, फिर नेक्स्ट बात करेंगे सर्वे अध्ययन। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कौन सा? आ जाएगा अनुदैर्य अध्ययन। आप लोगों को पता है अनुप्रस्थ काट अध्ययन किसको बोलते हैं? अलग अलग एज ग्रुप के बालकों को रख लेते हैं और उसका परीक्षण करते हैं, अनुप्रस्थ काट हो जाता है। जीवन वृत्त अपनी बायोग्राफी बताना हो गया। यहाँ पर अनुदैर्ध्य की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी बात करते हैं, अनुदैर्ध्य की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसका बोला गया है जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि के लिए। तो अधिक समयावधि के लिए हमारे पास कौन सा अध्ययन है? अनुदैर्ध्य अध्ययन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आया मनोविज्ञान के विकास क्रम। एक यहाँ पर एक शब्द आया है विकास क्रम, मतलब मनोविज्ञान का कैसे कैसे विकास हुआ है, उसके क्रम में जो तीसरा चरण आया होगा वो कौन सा विषय वस्तु है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आत्मा, दूसरा ऑप्शन है चेतना, तीसरा ऑप्शन है व्यवहार और चौथा ऑप्शन है मन। तो इसका आंसर आएगा चेतना। सर कैसे? तो इसको बात करते हैं। जब भी यहाँ पर विकास का क्रम पूछेगा तो थोड़ा सा ध्यान देना है। यदि विकास क्रम पूछता है तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे आपसे क्वेश्चन करे तो ध्यान दीजिएगा। जो पहला क्रम था, ये चला था 16वीं सदी में। वहीं पर दूसरा वाला चला था 17वीं सदी से 18वीं सदी तक। वहीं पर तीसरा वाला चला था 19वीं सदी तक और ये चला था 20वीं सदी तक। अब हमारे पास आया है यहाँ पर तीसरे चरण। तो तीसरा चरण में हम लिख देते हैं यहाँ पर किसका है? यहाँ पर है चेतना। वहीं पर पहली की बात करते हैं तो पहले में हमारे पास अब देखो 3 बज गए, या तो आत्मा आएगा, या तो व्यवहार आएगा, या तो मन आएगा। तो यहाँ पर इसमें पहला आंसर आएगा, यहाँ पर पहला चरण है आत्मा का विज्ञान। यदि आप लोगों से क्वेश्चन कर दे, यहां पर क्वेश्चन चेंज हो गया, मान के चलिए मनोविज्ञान के विकास के क्रम में पहला चरण क्या है? तो पहला चरण आएगा हमारा आत्मा का विज्ञान। वहीं पर दूसरे चरण की बात करते हैं तो दूसरे चरण में आते हैं मन और मस्तिष्क, मन एवं मस्तिष्क के विज्ञान की बात करते हैं। वहीं पर तीसरे चरण में तो आप लोगों को पता चल गया यहाँ पर चेतना। यहां पर चौथा चरण बच गया हमारा कौन सा? जो 20वीं सदी में आया है, ये आया है व्यवहार का सिद्धांत या व्यवहार का विज्ञान।
तो आप लोगों ने सीखा यहाँ पर कि विकास का क्रम चला तो 16वीं सदी से ये 20वीं सदी तक चला। जो 16वीं सदी में प्रारंभ हुआ ये था आत्मा का विज्ञान, 17वीं और 18वीं सदी में चला तो ये था मन एवं मस्तिष्क का, 19वीं सदी में चले तो चेतना का विज्ञान चला, और 20वीं सदी में चले तो ये व्यवहार का विज्ञान चला। एक क्वेश्चन आया है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के रचयिता कौन है? विलियम मैकडूगल। क्योंकि आप लोगों ने थोड़े देर पहले आप लोगों ने देखा था, बुक का लिस्ट देखे थे, उस बुक में एक बुक था आउटलाइन, जब जो लास्ट में था ना जी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उस बुक के रचयिता का नाम क्या है? विलियम मैकडूगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वें नंबर का। यहां पर शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई थी? यहां पर क्वेश्चन आया है हमारे पास, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई है? तो इसका आंसर आएगा शिकागो। इनका आंसर क्या आएगा? शिकागो। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि एक जॉन डीवी नामक व्यक्ति रहते हैं, एक मनोवैज्ञानिक रहते हैं जॉन डीवी। तो इन्होंने क्या करते हैं, शिकागो में विश्वविद्यालय में पहली वृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापना की। कब की थी ये? 1894 में। एक बार फिर से देख लीजिएगा, यदि आप लोगों से क्वेश्चन आता है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहां स्थापित थी, तो कहां स्थापित थी? शिकागो में। कब स्थापित की गई थी? तो 1894 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया तो यहां पर आपको देखने को मिला कि जो वर्तमान शिक्षा है, जो वर्तमान शिक्षा है वो किस पे केंद्रित है? वर्तमान जो शिक्षा है वो किस पे केंद्रित है? तो यहां पर इसका आंसर आएगा, हमारे पास 4 ऑप्शन है, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, शिक्षक व बाल केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित। इसका मतलब है आप लोग देख रहे हैं वर्तमान की जो शिक्षा है ना वो क्या है? केवल बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट हम इसके डिस्क्रिप्टिव की बात कर लेते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव में आप लोगों ने देखा, थोड़ा सा व्याख्या की बात कर रहे हैं, तो व्याख्या में बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के कारण शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। किसके कारण हो गई है? शिक्षा मनोविज्ञान के कारण शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। कुछ वर्षों तक शिक्षा में पाठ्यक्रम व शिक्षक को अधिक महत्व दिया जाता था। मतलब जो पहले था तो उसमें किसमें था? पाठ्यक्रम, जो सिलेबस होते थे और ये जो टीचर होते थे उसको अधिक महत्व दिया गया था। लेकिन जो वर्तमान शिक्षा है इसमें क्या केंद्रित कर दिया गया है? केवल बालकों पर हमको ध्यान देना है। वर्तमान की शिक्षण प्रणालियों में पाठ्यक्रम को महत्व न दे करके शिक्षा को बाल केंद्रित किया गया है। क्लियर जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे पास आया, व्यवहार के बालक के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया था? हमारे पास ऑप्शन है विलियम मैकडूगल, बीएफ स्किनर, स्टैनली हॉल, वुडवर्थ। तो इसका आंसर आएगा सी, स्टैनली हॉल। तो यहां पर फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, बालक के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम प्रश्नावली, प्रश्न के माध्यम से परीक्षण, प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया? तो यहां पर वो किया था किसने? स्टैनली हॉल ने। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का निर्माण स्टैनली हॉल ने किया था। वहीं पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किसका अध्ययन किए हैं? व्यवहार का अध्ययन किए हैं। तो यहां पर व्यवहार के अध्ययन करने के लिए प्रश्नावली विधि का निर्माण किया तो किसने किया था? स्टैनली हॉल ने। यदि मेरे पास एक क्वेश्चन और आ जाता है, व्यवहार के जगह यदि क्या पूछ दे, व्यक्तित्व का अध्ययन पूछ दे, तो इसके लिए सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? वुडवर्थ। तो आप लोगों ने देखा यहां पर व्यवहार का अध्ययन करने के लिए प्रश्नावली विधि का निर्माण स्टैनली हॉल करते हैं, वहीं पर व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का निर्माण कौन करते हैं? वुडवर्थ जी करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो किस विधि को
प्रोफेसर बर्गेस ने सामाजिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र का नाम दिया है? फिर से क्वेश्चन, किस विधि को प्रोफेसर बर्गेस ने सामाजिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र का नाम दिया है? तो यहां पर इस विधि में हम लोग देखते हैं तो 4 प्रकार के हमारे पास विधियां आ गई जो आप लोगों ने देखा था नेक्स्ट इधर पिछले वाले क्वेश्चन में। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया प्रश्नावली, दूसरा ऑप्शन आ गया जीवन वृत्त, तीसरा आ गया साक्षात्कार और चौथा आ गया परीक्षण। तो इसका आंसर आएगा बायोग्राफी के द्वारा, जीवन वृत्त के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट का क्वेश्चन है, व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। इसका मतलब ये है कि नवजात शिशु दे दो मतलब नवजात शिशु का मतलब है यहां पर एक प्रकार से हम बात कर सकते हैं इनको एक मिट्टी दे दीजिए। मिट्टी को आप लोग कैसे भी ढालना चाहो ढल जाता है ना, उसी प्रकार से यहां पर एक व्यवहारवादी रहते हैं जिन्होंने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर भी बना सकता हूं या उनको वकील भी बना सकता हूं, चोर भी बना सकता हूं या जो चाहूं वो बना सकता हूं बोल रहे हैं। तो ऐसे यहां पर हमारे पास कौन कहा है ये हमारे पास आ गए हैं। तो पहला नाम आता है फ्रीमैन, दूसरा आता है न्यूमैन, तीसरा वाटसन और चौथा नंबर आता है होल्जिंगर जी का। तो यहां पर इसका आंसर आएगा वाटसन। तो वाटसन जी कहते हैं कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं वो बना लूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया, सत्यम शिवम सुंदरम संबंधित है। अब ध्यान दीजिएगा, एक यहां पर हमारे पास स्लोगन आया है सत्यम शिवम और सुंदरम, किससे संबंधित है? हमारे पास संबंध है आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, मानवतावाद। अब सीधा बात है सत्यम, शिवम और सुंदरम आदर्शवाद से संबंधित होगा। क्लियर जी? ठीक।